राइट बच्चों, सो टुडे वी गोइंग टू डू सम कॉमन मिस्टेक वाले टॉपिक्स को रिवाइज। उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी मैं दे रहा हूँ 4 कर्व्स दैट आर कॉमनली मिसइंटरप्रेटेड बाय स्टूडेंट्स, नेमली लॉरेंस कर्व, कुजनेट कर्व, फिलिप्स कर्व एंड लेफर कर्व। तो बजाय इसके कि मैं आपको नोट्स पे जाके वो पढ़ाऊँ, मैं आप लोगों को दोबारा फ्रेशली ड्रॉ करके एक बार फिर टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। सो दिस शुड टेक अस अबाउट गुड 7-8 minutes। तो लेट्स स्टार्ट विद दीज कर्व्स। ये मैं डॉक्यूमेंट बंद करके नया वाला स्टार्ट करता हूँ ताकि आप लोगों को सारा A2 का अलग काम किया जा सके। इस क्लास में कौन से बच्चे हैं? बुरहान है, मेरे ख्याल में इंशाल है, मुझे नाम सुनने, किस किस बच्चे को इन चारों कर्व्स का टोटल अंडरस्टैंडिंग है? लॉरेंस कर्व, कुजनेट कर्व, फिलिप्स कर्व एंड लेफर कर्व। किस बच्चे को सारी अंडरस्टैंडिंग है? सर कुजनेट का वही है ना, वो इनइक्वालिटी। शाबाश, वेरी गुड। इनइक्वालिटी ओवर डेवलपमेंट के साथ साथ, ठीक है ना, बहुत अच्छे। जी सर। आपको पता है, ठीक है, आपको पता है, ठीक लेफ्ट है, वाला वो टैक्स वाला है ना, टैक्स वाला रेट है, और बिल्कुल टैक्स। बिल्कुल सही है। जी सर, आते हैं, सब आते हैं। और किसी बच्चे को सारे आते हो? आते हैं। वेरी गुड। इब्राहिम, रिदा? सर करवा दें दोबारा। नहीं, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस वक्त पूछना चाह रहा हूँ, यस और नो। अगर नहीं आता कोई मसला नहीं, हम दोबारा देखने के लिए कर रहे हैं ना, करवाएंगे दोबारा, लेकिन जस्ट वांट टू नो। सर नहीं, 100% क्लियर नहीं है। गुड गुड, राइट। कोई ऐसा बच्चा इस क्लास में जिसने इन चारों कर्व्स का नाम ही ज़हन में आ रहा हो कि भाई ये हैं क्या चीजें, ताकि मैं उस लेवल से स्टार्ट कराऊं। मैं सिर्फ, सर आई डोंट वांट टू सिंगल आउट एनीवन। जी मेरा बेटा। सर लारेब कह रही है आप उसको एंटर कर दें। ओके, लारेब इज देयर। मेरीन आई हुई है। बेटे लारेब को कहो दोबारा करे मैसेज, बिकॉज आई कांट सी हर रिक्वेस्ट दैट, ठीक है। सो मेरीन को तो मैंने एंटर करवा दिया, लेकिन लारेब से कहें दोबारा एक बार करते हैं। हाँ, मे बी शी इज ऑलरेडी देयर, मैं एक बार देख लूँ। फिजा, हमजा, नहीं, शी इज नॉट देयर। उसे कहें दोबारा एक बार ज्वाइन करे, ठीक है। राइट जी, सो लेट्स गो बैक टू द डॉक्यूमेंट दैट आई ओपन। हाँ, लारेब आ गई है। राइट जी, सो टुडे एज आई सेड ऑलरेडी, हम 4 कर्व्स, पहले कॉमन वाले मिस्टेकन कर्व्स कर रहे हैं, और उस पर आपका कॉन्सेप्ट आई ट्राई कि बिल्कुल सही हो जाए और दोबारा मसला ना आए। राइट मेरे बच्चों, आपको ड्रॉ नहीं करने, MCQ है, सिर्फ इंटरप्रिटेशन करनी है और अच्छी तरह करनी है। लॉरेंस कर्व, simply it shows the level of income inequalities in a country. ये unlike your other curves 4 हिस्सों में बनता है, स्क्वायर शेप में बनता है, ठीक है। बल्कि इधर तो मतलब जीरो लगानी सोच रही थी। चले, इधर है जी परसेंटेज ऑफ इनकम्स, ये इधर हाउस होल्ड आता है। बुरहान, ये याद दिलाओगे? इधर मैं ख्याल बात तो एक ही है, हाउस होल्ड आता है। हाँ, हाउस होल्ड आता है, थैंक यू। परसेंटेजेस ऑफ हाउस होल्ड, हाउस होल्ड्स, और इधर आता है परसेंटेज ऑफ इनकम्स। अगर बच्चों सबके पास बराबर इनकम हो, परसेंटेज ऑफ हाउसहोल्ड्स एक्स एक्सिस पे नहीं आएगा। मुझे तो यही लग रहा था, अब किसी बच्चे ने बोला तो मैंने इधर कर दिया। चले, इसको मैं जरा दोबारा मिटाता हूँ, बात फिर वही रहेगी। इट्स नॉट गोना चेंज एनीथिंग, बट यस, मॉनेटरी फिगर्स आर ऑलवेज ऑन वाई एक्सिस, so this has to be incomes here, और इधर परसेंटेजेस ऑफ हाउस होल्ड्स। हम क्या देखना चाह रहे हैं? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कितनी फेयर है। अगर तो हम, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। अगर इस लाइन के ऊपर है परफेक्टली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। समझ आ रहा है? ये थोड़ा बना के दिखा दूंगी क्यों परफेक्टली इक्वल है। ओके, अब ये है असल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जिसको हम लॉरेंस कर्व के थ्रू, ये है हमारा लॉरेंस कर्व, असल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। जितना लॉरेंस कर्व दूर होगा लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी से,
उतनी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, और जितना ये लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी के पास आता जाएगा उतनी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। देखो ये आपका मॉडल है, ये लाइन परफेक्शन है, जितना इसके पास हो लेस इनकम गैप्स है, जितना दूर है उतना इनकम एंड वेल्थ गैप्स ज्यादा है। समझ आ गया बच्चों? ये बात क्लियर हो गई है? अब इसको हम मैथमेटिकली मेजर कैसे करते हैं? एरिया बिटवीन लॉरेंस कर्व एंड लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी, उसको मैंने ए लिख दिया। उसको अगर डिवाइड कर दें टोटल एरिया अंडर लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी ए प्लस बी, ये पता लग जाएगा कितनी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। इसको बोलते हैं जीनी कोएफिशिएंट, और इसका फॉर्मूला क्या है जी? एरिया बिटवीन line of perfect equality and Lorentz curve over total area below perfect equality line। ठीक है? In other words, area A over area A plus B। अब आपको वो एग्जाम में कहता है, मैं अब आपको क्वेश्चन जरा यहाँ पे करवाना चाह रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग मुझे पता लगे। यहाँ पे मैंने x लिख दिया और यहाँ पे y। साकिब मुझे बताएं, वो कहता है कैलकुलेट जीनी कोएफिशिएंट, 4 ऑप्शंस दे देता है। विच फॉर्मूला शुड बी यूज्ड? क्या आप जीनी कोएफिशिएंट का फॉर्मूला इधर देख के मुझे नए वेरिएबल्स के हिसाब से बता सकते हो अब क्या फॉर्मूला यूज होगा? पहले मैंने ए और बी यूज किया था, अब मैंने एक्स एंड वाई यूज किए। कैन यू टेल मी साकिब अब क्या फॉर्मूला यूज होगा टू फाइंड आउट जीनी कोएफिशिएंट, इनइक्वालिटी फाइंड आउट करने के लिए? साकिब बात करें बेटे, बहुत काम करना है। सर मुझे ये इतने सही से नहीं आता। बेटे मैं समझा रहा हूं ना, इसीलिए समझा रहा हूं। आपको अभी तक जो मैंने पढ़ाया नहीं समझ आया? आज जो पढ़ाया है इसकी इतनी क्लैरिफिकेशन नहीं हुई। Why didn't you stop me? साकिब हर स्टेप पे मैं रोका हूं। मेरी जान, मेरा बेटा, this is where you're doing wrong. This is weak students habits. Don't develop that. जब मैंने आपको बीच में एक लाइन लगाई थी और कहा था ये लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी है, किसी बच्चे को समझ ना आया हो मजीद एक्सप्लेन कर दूं, आपने क्यों नहीं बोला? जब मैंने लॉरेंस कर्व लगाया और मैंने बताया एरिया एक्स जो है वो शो कर रहा है कि हम परफेक्ट इक्वालिटी से कितने दूर हैं, जितना ये दूर होता जाएगा उतनी अनइक्वल होती जाएगी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। किसी को समझ नहीं आया, पूछें आपने क्यों नहीं पूछा? दिस इज योर फॉल्ट नाउ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अच्छा दोबारा वापस आ रहा हूं, मुझे बताएं लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी आपको समझ आई थी कि नहीं? जी सर। अच्छा, लॉरेंस कर्व एक्चुअल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी है कि बिल्कुल फेयर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा अनइक्वल तब होगी जब लॉरेंस कर्व दूर होगा परफेक्ट इक्वालिटी से, या तब होगी इनकम इनइक्वालिटी ज्यादा जब ये पास होगा। कब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम गैप ज्यादा होंगे? जब लॉरेंस कर्व पास है परफेक्ट इक्वालिटी की लाइन के मेरा बेटा, या दूर? सिर्फ ये बता दो। सर जब दूर होगा। बहुत अच्छे। व्हाई वाज देयर अ क्वेश्चन मार्क? देखो ये है हमारा ए स्टार, जितने आप ए स्टार से दूर है उतना आपका ग्रेड कम है, इनकम इक्वालिटी कम है। जितने पास है उतना आपका रिजल्ट अच्छा है, इनकम इक्वालिटी ज्यादा है। समझ आ गई बात? जी सर। अब इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें? तो जीनी कोएफिशिएंट नाम का फॉर्मूला है हमारे पास, एरिया बिटवीन लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी, ठीक है, एंड लॉरेंस कर्व। एरिया एक्स बन गया इस केस में, उसको ऊपर रखेंगे, और टोटल एरिया बिलो लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी कौन सा बन जाएगा? टोटल एरिया बेटे दो वेरिएबल्स बन जाएंगे, मुझे बोलेंगे साकिब? सर एक्स प्लस वाई। ये आपकी, यही मैं पूछ रहा था आपसे इतनी देर से। आर यू गेटिंग इट नाउ मेरा बेटा? जी सर। ओके, अब थोड़ा सा लॉजिकली मुझे बताएं, मैं कुछ फिगर्स लिख रहा हूं जीनी कोएफिशिएंट के। जितनी लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी के पास है उतना ऊपर वाला एरिया कम है, आंसर 0 के पास आएगा।
0.4, 0.7, 0.5. कंट्री 1, 2, 3. मेमूना, किस कंट्री में फेयरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है कंपैरेटिवली? Sir, 0.4. यानी 1 में. किस कंट्री में मोस्ट अनफेयर लीस्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है लारेब? Sir, country 2. तो अनफेयर और कंट्री 3 में दरमियान में. समझ आ गया? इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा. सबको क्लियर हो गया? अच्छा बच्चों, अब छोटी सी चीज और कर रहा हूं आपके साथ इसमें, और आई वुड लाइक अब्दुल्ला महमूद टू आंसर. अब्दुल्ला महमूद, मैंने एक और लॉरेंस कर्व लगा दिया. पहले वाले को मैंने नाम दिया LC1 और दूसरे वाले को नाम दिया LC2. इकोनॉमी शिफ्ट हो रही है अब्दुल्ला महमूद फ्रॉम LC2 टू LC1. मुझे बताएं, इनकम गैप्स कम हुए या ज्यादा हुए? सर फेयर इनकम हो रही है तो इनकम गैप्स कम होंगे. कम हुए. अब मैं आपको पॉलिसीज पूछ रहा हूं. इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट ने लगाए हैं, क्या ये सही पॉलिसी है? क्या उसके रिजल्ट में ये हुआ है? सर नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स से नहीं होगा क्योंकि वो रिग्रेसिव होते हैं. यस, डायरेक्ट टैक्स लगाए हैं तो सही है. ठीक है. जी सर. मुझे बता दें, लेट्स से मैं सिर्फ 1 मिनट एक बच्चे को एंटर कर लें. अच्छा जी, इल्सा मुझे बताएं, गवर्नमेंट ने अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दिए हैं, हम LC2 से LC1 पे जाएंगे या LC1 से LC2 पे जाएंगे? Sir, LC2 से LC1. वेरी गुड. लारेब, गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज बढ़ा दी है, क्या मूवमेंट होगी, क्या शिफ्ट होगी? Sir, 2 से 1. वेरी गुड. अच्छा जी, आखिरी क्वेश्चन जी, गवर्नमेंट ने नेगेटिव इनकम टैक्स बढ़ा दिया है. बुरहान, Sir, can you repeat? गवर्नमेंट ने नेगेटिव इनकम टैक्स बढ़ा दिया है. LC2 टू LC1 या LC1 टू LC2? Sir, LC2 to LC1. इनकम गैप्स कम. नेगेटिव इनकम टैक्स क्या होता है? फैमिलीज अपनी इनकम डिक्लेयर करती हैं, गवर्नमेंट एक सब्सिडी देती है. जिसकी इनकम इतनी कम हो कि वो सब्सिडी में से कुछ पैसा बच के उनके घर आ जाए, गरीबों के घर, तो इससे भी इनकम गैप्स कम होते हैं. क्लियर हो गया लॉरेंस कर्व बेटे? दिस इज ऑल दैट इज इन लॉरेंस कर्व. कोई क्वेश्चन? सर एक बार इसके एमसीक्यूज दिखा दें. टॉपिकल साथ साथ दिखाऊं अभी आपको? ओके, अभी हमने बेटे रोज पेपर करने हैं मेरा बेटा, ये सारे आएंगे. ओके. अभी मैं थोड़ा सा इस चक्कर में हूँ कि जितना हम ये जल्दी रिवीजन में, एक नहीं होगी 2 क्लासेस हो जाएंगी मुझे लगता है. इट्स गोइंग अ बिट स्लो. दूसरा कर्व, ये भी आपके लेबर मार्केट के बाद नोट्स में 1.5 सफ़े का टोटल मैंने लिखा हुआ है. लॉरेंस कर्व और कुजनेट कर्व, ये प्लीज पढ़ लीजिएगा, दोनों आपके रिवाइज हो जाएंगे. आखिरी चैप्टर आपका माइक्रो का कुजनेट कर्व. कुजनेट कर्व क्या है जी? शोज how income distribution changes as a country develops. एक कंट्री जब डेवलप होता है तो इनकम गैप्स पे क्या असर पड़ता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या असर पड़ता है? इधर आ गया जीनी कोएफिशिएंट 0.25, 0.5, 0.75, 0. और इधर हम डेवलपमेंट के लिए रियल GDP को पर हेड को अपनी निशानी बना रहे हैं. मुझे एक बात बताइएगा हमजा, 0.25 पे ज्यादा फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है या 0.75 पे? इनकम गैप्स कहाँ ज्यादा है, 0.75 पे या 0.25 पे? अभी पीछे पढ़ के आए हम जीनी कोएफिशिएंट. क्वेश्चन रिपीट करें. जीनी कोएफिशिएंट की वैल्यूज दी हुई हैं. 0.25 हो जब कंट्री की, तब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेयर है, या 0.75 पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेयर है? 0.25 पे.
वाई वर यू अनश्योर? हमने काफ़ी काम किया था, कंट्रीज़ के आपको दिखाए भी थे, और देखो फेयरेस्ट 0.4 जिसका कम है, अनफेयर था 0.7 वाला, तो ये क्लियर होना चाहिए था। अच्छा जी, कुजनेट के मुताबिक जब एक कंट्री लेस डेवलप्ड होता है तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेयर होती है, 0.25 पे थे हम। बाद में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन खराब हुई, 0.75 पे चले गए, और फिर दोबारा फेयर होना शुरू हो गई। ये है कुजनेट कर्व। जीडीपी बढ़ा, पहले इनकम गैप्स बढ़े, फिर जीडीपी मजीद बढ़ा, इनकम गैप्स कम हुए। रीजन कोई मुझे बता सकता है इसकी? So primary to secondary. यस, पहले सारे प्राइमरी में थे, सिमिलर अर्न कर रहे थे, फिर सेकेंडरी में कुछ चले गए, ज्यादा अर्न करना शुरू हो गया, इनकम गैप्स में इजाफा हो गया, फिर मेजॉरिटी टर्शरी सेक्टर में आ गए, दोबारा इनकम गैप्स, ये गोल होना चाहिए था, दोबारा इनकम गैप्स कम हो गए। तो वो कहता है ओवर टाइम जब एक कंट्री डेवलप होता है, उसका रियल जीडीपी बढ़ता है, पहले वो प्राइमरी से सेकेंडरी में जाता है, एक दफा इनकम गैप्स बढ़ते हैं, जीनी कोएफिशिएंट की वैल्यू बढ़ती है, बाद में जब कंट्री डेवलप हो जाता है तो इनकम गैप्स कम होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज मेजॉरिटी स्टार्ट वर्किंग इन टर्शरी, बैंकिंग, टीचिंग, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, तो सिमिलर इनकम्स हो जाती है दोबारा। बच्चों क्लियर हुआ है या कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? ओके, अब मैं आप लोगों से एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जस्ट सो दैट आई नो दैट यू हैव टोटली अंडरस्टूड इट। मुझे जरा बताइएगा एक क्वेश्चन। लेट्स गो टू साकिब। साकिब, दो कर्व्स आपको पढ़ाए हैं अभी, लॉरेंस एंड कुजनेट, और उसके बारे में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है? जी सर। जी बेटे, खैर मेरा ये चार्ज ही बंद हो गया एकदम से, मैं उसको फिट कर लूँ, समथिंग हैज गॉन रॉन्ग विद इट। जी, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जरा थोड़ा सा इसको सेट कर लूँ। जी, अब वो आपसे पूछता है which curve is used to measure income inequalities, Lorentz curve और Kuznets curve? सर लॉरेंस कर्व। शाबाश। नेक्स्ट मैं पूछ लेता हूँ, लेट्स से मोमिना से, आई थिंक शी हैज लर्नड इट ऑल। मोमिना, which curve shows income distribution over time as a country develops? सर ये वाला कुजनेट कर्व। कुजनेट कर्व। इतने से क्वेश्चन भी आए हुए हैं आपके, बाय डेफिनेशन बच्चे कहते हैं बड़ा मुश्किल सवाल था यार, समझ ही नहीं आया, कुजनेट कर्व नहीं याद था, लॉरेंस कर्व रिवाइज नहीं किया हुआ था। सो अब सबको क्लियर हो गए दोनों, कोई मसला? अच्छा, पहले मूड नहीं था, लेकिन अभी यहीं पे मैं आपको नेगेटिव इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूँ। ओके, व्हाट्स हैपनिंग विद, जिसको चार्ज करना पड़ेगा, एक सेकंड जी। ये जी, राइट बच्चों, तो इसको देखते हैं अब। अब हम कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, इसी 1.5-2 सफ़े के अंदर ये भी है, नेगेटिव इनकम टैक्स। आइडिया क्या है? गवर्नमेंट गिव्स सब्सिडी टू ऑल दोज हु डिक्लेयर टैक्स के लिए, इनकम टैक्स के लिए अपनी इनकम को डिक्लेयर करते हैं, एंड इफ फैमिली की इनकम is below a certain level, तो क्या होता है? दे रिसीव इनकम टैक्स, इसको बोलते हैं नेगेटिव इनकम टैक्स। ब्यूटिफुल पॉलिसी, समथिंग लाइक द बैतुल माल इस्लाम हैड। कॉन्सेप्ट समझ आ गया या थोड़ा सा और बताऊं? सर एक बार तक एक्सप्लेन कर सकते हैं? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, शायद उससे ज्यादा बेहतर समझ आए, क्योंकि ये नॉर्मली जब मैं पढ़ाता हूँ तो एग्जाम्पल के थ्रू ही पढ़ाता हूँ, तभी समझ आता है बच्चों को। अच्छा बच्चों, अब इधर मैं लिख रहा हूँ, जरा समझते जाइएगा टेबल को। इधर इनकम है, इधर टैक्स का रेट है, लेट्स से 1/3 टैक्स गवर्नमेंट चार्ज कर रही है, और इधर है नेगेटिव इनकम टैक्स जो वो वापस कर रहे हैं।
एक फैमिली की इनकम थी $90,000, अमीर फैमिली है, 1/3 टैक्स कितना बना इनका? 30,000। जबकि नेगेटिव इनकम टैक्स गवर्नमेंट इनको वापस कर रही है 10,000, तो टैक्स कितना बना? ये 20,000 टैक्स पे करेंगे। समझ आ गया मोमिना या नहीं? सेम है मुना, और आ गया समझ। ओके, अब दूसरी फैमिली है, मैं जरा जल्दी से नीचे जा रहा हूँ, एग्जाम्पल को छोटा कर रहा हूँ। 30,000, साकिब इनका टैक्स कितना बनेगा? 1/3। 30,000 का 1/3 बताओ कितना टैक्स? सर 10,000। 10,000। जबकि नेगेटिव इनकम टैक्स भी 10,000 है, तो इनको बच्चे को टैक्स देना पड़ेगा। 10,000 इनका टैक्स बनता था, गवर्नमेंट ने वापस 10,000 रिबेट दे दिया, इनको को टैक्स देना पड़ेगा? सर नहीं टैक्स देना। नो टैक्स। नो टैक्स। नेक्स्ट फैमिली है जी, उसकी सिर्फ $10,000 इनकम है, इनका टैक्स बना जी 3,333, 1/3। गवर्नमेंट ने इनको 10,000 रिबेट दिया नेगेटिव इनकम टैक्स, इनको $6,667 गवर्नमेंट ने दे दिया अपनी जेब से। कुछ फॉलो कर रहे हैं? ये है नेगेटिव इनकम टैक्स, इससे इनकम गैप्स कम होते हैं। पहले इनकम गैप क्या था? 90 और 10 का, अब क्या रह गया जी? वो 20 टैक्स देंगे, 70 बच जाएगा, और इनके पास 10,000 में से 6,667 बच जाएगा। इनकम गैप सिर्फ 54,000 का बच जाएगा। पहले गैप 80 का था, 54 का रह गया। समझ आ रही है? मैं सिर्फ समझा रहा हूं। एवरीबडी क्लियर ऑन नेगेटिव इनकम टैक्स नाउ? सर अगर कोई जी। अपनी इनकम जानबूझ के गलत दिखाए, वो तो हिडन इकोनॉमी है, Tax नहीं लगा। वो तो हिडन इकोनॉमी है, वी कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। हाँ, गवर्नमेंट ने जब पकड़ लिया तो उनको फिर सारा टैक्स वसूल करेंगे, राइट? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपसे एक पूछ रहा हूं। अगर नेगेटिव इनकम टैक्स गवर्नमेंट बढ़ाए, इनकम गैप्स तो कम होते हैं, ये बात सब मानते हैं, जी सर। लेकिन वर्क इंसेंटिव पे क्या असर पड़ता है? अगर घर बैठे गवर्नमेंट नेगेटिव इनकम टैक्स दिए जा रही है, क्या लोग जॉब करेंगे? वर्क इंसेंटिव स्ट्रेंथन होंगे या वीक होंगे? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। वर्क इंसेंटिव इसमें स्ट्रेंथन नहीं होते, तो इसमें एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है, इक्वालिटी आ रही होती है लेकिन एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है। सो अब मैं आपको जल्दी से नेगेटिव इनकम टैक्स का ग्राफ दिखा दूं। इधर है जी इनकम, चले वाई लिख दिया, ठीक है, और इधर आ गया परसेंटेज ऑफ नेगेटिव इनकम टैक्स, ठीक है। अच्छा जी, जीरो से नीचे हमेशा जारी बात है, तभी नेगेटिव इनकम टैक्स मिलेगा। ये एनआईटी का स्केड्यूल है, एनआईटी 1, और गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा के एनआईटी 2 पे कर दिया। मुझे बताएं, जब एनआईटी 1 से एनआईटी 2 किया है गवर्नमेंट ने, इनकम गैप्स में कमी आई है या ज्यादा हुए हैं? कम हुआ है सर। कम हुए हैं। वर्क इंसेंटिव कम हुए हैं कि ज्यादा हुए हैं? कम हो गए सर। सबको समझ आ गई? ये आपका एक कॉमन एमसीक्यू है, किसी को ना आया हो प्लीज बता दें। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मैंने आज करवाना था खत्म। मुझे बताएं, किसी को अभी तक प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वगैरह में प्रॉब्लम आ रही हो कंज्यूमर बिहेवियर के? ये ऑब्जेक्टिव्स जो 5 हैं उनमें कोई, कि कहाँ रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन होती है, कहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ग्राफ पे कैसे देखना होता है, एक बार वो करवा दूं आप लोगों को? सर करवा दें। ओके जी, जल्दी से करते हैं, इस पे तो हर साल क्वेश्चन आता है। सो पहले मैं इसकी आपको थ्योरी लिखवा देता हूं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म्स। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सबको पता होना चाहिए, कहां पे होता है? हमजा बता दो, किस आउटपुट पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है? Sir, when MC equals to MR. हमजा, यू डिड नॉट नो? ओके जी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन MC इज इक्वल टू MR। सेल्स रेवेन्यू या रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन,
मोइना, MR is equal to 0. शाबाश अब्दुल्ला, MR is equal to 0. सेल्स या आउटपुट मैक्सिमाइजेशन ये कहाँ पे आती है? Variable cost equals to average revenue. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं, AC तो is आपको equal to कब था? तो average cost is equal to average revenue होता है सर. एवरेज कॉस्ट इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं मोमिना, मेमुना, ठीक है? जी सर, sorry. हाँ, प्राइस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन MCMR, रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन MR 0 तक चला जाए. जब भी इकोनॉमिक्स में मार्जिनल 0 होते हैं टोटल मैक्सिमाइज हो जाते हैं. सेल्स मैक्सिमाइजेशन ACAR. उसके बाद जी गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव यानी एलोकेटिव एफिशिएंसी, ये कहाँ पे आती है ग्राफ में? सर MC pricing. यानी Equal to MC price. इज इक्वल टू AR. जब मार्जिनल कॉस्ट कर्व डिमांड कर्व को काटो, प्राइस हमेशा डिमांड कर्व से बनती है. फिर उसके बाद जी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, शाबाश, MC इक्वल टू AC. ये हमारे 5 हैं. फिर आ गया जी प्रॉफिट सैटिस्फिसिंग. ये कहाँ पे होता है जी? अबव. सर ये हाँ. normal profit से above और यस, maximum profit से नीचे. above AC is equal to AR and below MC is equal to MR, output and price. अब प्लीज टेक अ मिनट. ये 6 हैं, इसके अलावा आपको कोई MCQ आ नहीं सकता, और हर साल MCQ ना आए ये भी पॉसिबल नहीं है. 7 है, सॉरी. MCMR प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, MR0 रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, ACAR सेल्स मैक्सिमाइजेशन, गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव एलोकेटिव एफिशिएंसी MCAR, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी MCAC को कट करें नीचे से बराबर हो जाए. प्रॉफिट सैटिस्फाइंग नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर, मैक्सिमम प्रॉफिट से नीचे. सबको समझ आ गए हैं? मैं एक बार ग्राफ बना दूं तो आइडेंटिफाई कर लोगे? जी सर. लेट्स क्विकली मेक इट नाउ. देखो जहां रिवीजन थी साफ नजर आ गया कि बच्चों को ये कॉन्सेप्ट आता है. Nothing is too difficult, it's just about the revision and practice. Right, बच्चों? Good thing you would not have to draw it and it will be drawn perfectly to the scale. You won't find any difficulties. Demand curve G, AR, MR, फिर जी मैंने एवरेज कॉस्ट कर्व लगाया. अच्छा, और फिर आखिरी मैंने MC कर्व लगा दिया. अब मैं डिफरेंट प्राइसेस एंड आउटपुट बना रहा हूँ. ये पहली आउटपुट मेरी Q0, प्राइस बनेगी ऑफ कोर्स डिमांड कर्व के थ्रू P0. तसल्ली से देख लीजिए. दूसरी आउटपुट मैं ले रहा हूँ जहां MR 0 हो रहा है Q1, और डिमांड कर्व तक जब पे प्राइस बनाई P1. फिर जी जहां पे MCAR को कट कर रहा है वो वाली मैंने थर्ड आउटपुट ली Q2, और उधर से प्राइस बनाई डिमांड कर्व के थ्रू P2. और फिर जी MCAC को जहां कट कर रहा है वहां पे मैंने आउटपुट Q3 ली और प्राइस P3 ली. आई नो इट्स गेटिंग अ बिट जम्बल्ड अप, डजंट मैटर, समझ आना चाहिए, कोई मसला नहीं है. और आखिरी ACAR आउटपुट ली मैंने Q4, और उसी से प्राइस डिमांड कर्व के थ्रू बनाई P4. वन बाय वन आई एम आस्किंग. साकिब मशहूद, मुझे बताइए किस प्राइस पे, आपने सिर्फ प्राइस एंड आउटपुट बोलनी होगी, P0, Q0, P1, Q1, जो दिल करे आपको लगे, कहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रही है, किस प्राइस और आउटपुट पे? सर एक मिनट, एक बार आप फिर देख लो. ये जो ऑब्जेक्टिव लिखवाए हैं ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वेयर MC कट्स MR, revenue maximization when MR is 0, sales maximization when AC curves cuts AR, or government objective allocative efficiency MC is equal to AR, productive efficiency MC AC को कट करो लोएस्ट पॉइंट पे उसके बराबर हो, profit satisfying above ACAR below MCMR. तो कहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट एंड प्राइस बन रही है? यस साकिब. साकिब, MC कर्व MR कर्व को कट करे तो वहां प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होती है. किस आउटपुट और प्राइस पे ये काम हो रहा है?
सर P0 Q0। शाबाश। अब्दुल्ला महमूद, कहाँ रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो रहा है? सर P1 Q1। शाबाश। हमजा गोंदल, कहाँ पे प्रोडक्टिव एफिशिएंसी आ रही है? Hamza has issue with this topic. Burhan, where is productive efficiency? Sir, productive efficiency is Q1 and No. P1. थोड़ा लेबल देखो, मैंने लेबल इधर किया हुआ है। सर AC के मिनिमम पॉइंट पे ही होगा। तो Q3 मैंने लिखा हुआ उसके साथ, कोई जगह थोड़ी थी। Q3 and P3. I know you know it. जी सर, वो Q1 लग रहा था। हाँ लगेगा ऐसा, बिल्कुल। इंशाल, कहाँ पे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव एलोकेटिव एफिशिएंसी पूरी हो रही है? इब्राहिम, आप बता दें कहाँ पे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव एलोकेटिव एफिशिएंसी हो रही है? P2 Q2, शाबाश। आखिरी क्वेश्चन जी, लारेब, कहाँ पे आउटपुट या सेल्स मैक्सिमाइजेशन हो रही है? आउटपुट एंड प्राइस बता दें। लारेब, यू देयर? मोमिना, आप पे स्विच कर रहा हूं, बताएं कहां पे आउटपुट या सेल्स मैक्सिमाइज हो रही हैं? MR is equals to 0. No, that's revenue maximization. Output maximization is AC is equal to AR. Government objective MCAR. हाँ, तो कहां पे ACAR वाली आउटपुट एंड प्राइस बन रही है? मोमिना, which one? Q4 और P4. शाबाश। I मैंने hope गलती से माइक की जगह वीडियो में रिपीट। नो वरीज, सबको समझ आ गया। एक बार रिपीट कर रहा हूं। MCMR Q0 P0 पे MCMR प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, MR0 यानी रेवेन्यू या सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन Q1 P1, MCAC प्रोडक्टिव एफिशिएंसी Q3 P3, गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव एलोकेटिव एफिशिएंसी MC इज इक्वल टू AR यानी MC प्राइस के बराबर Q2 P2, सेल्स या आउटपुट मैक्सिमाइजेशन ACAR Q4 P4। कोई बच्चा मुझे बता सकता है किस प्राइस से ऊपर और किस प्राइस से नीचे हमारा सेटिस्फाइंग प्रॉफिट आ रहा है? सर P4 से ऊपर और P0 से नीचे। वेरी गुड। आउटपुट कौन बच्चा बताएगा कि किस आउटपुट से नीचे और किस आउटपुट से ऊपर प्रॉफिट सेटिस्फाइंग हो रही है? Q4 से नीचे क्योंकि हाँ जी Q4 से नीचे और Q0 से आगे ऊपर। बहुत अच्छे। दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द होल लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग CI हैज फॉर यू। या वो क्या कहेगा? अ फर्म switched its objective from profit maximization to revenue maximization. How would its prices and output change? इस ग्राफ के मुताबिक बताएं prices और output में क्या change आएगा? मेमुना, can you do that? Profit maximization से revenue maximization पे गए। पहले output change बता दो, फिर price change बता दो। पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे तो हम Q0 पे होंगे। आप कहाँ पे हैं? प्रॉफिट से रेवेन्यू पे जाना है ना? रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, जी बेटे। MR0 खुद सोचो। Q0 to Q1 और प्राइस? P0 to P1। सब बच्चे कर लोगे इस तरह? अब प्रॉफिट से वो कहे जी सेल्स मैक्सिमाइजेशन तो Q0 to Q4 एंड P0 to P4। एक मिनट बच्चों, मेरी बच्ची बात करने आई, मैं इसको एक सेकंड के लिए म्यूट कर रहा हूँ। What? I tried an inhaler in that room. I tried this one. It's not working. I'm telling Mama, and then she's just being mean to me and saying, "Go tell your mom." नेबुलाइजर कर लो, नेबुलाइजर कर लो। In the middle of the night. हाँ बेटे, जब सांस नहीं आ रहा तो It's what so else? hot in that room too. Should I do it here? कर लो, मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, चुप रोना नहीं। जी बच्चों, that's that and we have about 20 minutes, so let's see। ये सबको क्लियर हो गया, I'm glad। ये एक MCQ
उधर ऊपर वालों में से कोई एक दो एमसीक्यूज, तो 3 एमसीक्यूज आपके क्लियर। मुझे बता दें कंज्यूमर बिहेवियर के इफेक्ट्स में प्रॉब्लम है तो मैं एक बार बता दूं, प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट फॉर ऑल गुड्स। अगर क्लियर है तो मैं आगे मूव कर जाऊं। नोबडी प्लीज बी शाय हियर। क्लियर है। ओके, मैं फीचर्स बोल रहा हूं, जरा मार्केट स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने आइडेंटिफाई करने हैं। वन फर्म डोमिनेटिंग द सप्लाई ऑफ द मार्केट, कौन सी? मोनोपोली। Few large firms dominating the market and doing prices and output. Very good. Interdependence and price rigidity is a distinguishing feature of which market? Oligopoly. Shabash. Very good. अच्छा जी. Zero barriers to entry. It's a free market. Perfect market. Perfect competition. Perfect competition. Free market ही होती है लेकिन perfect competition. शाबाश. अच्छा जी, मुझे बताएं homogeneous products. किस में homogeneous? Perfect competition. Very good. Firms earn abnormal profit in short run and long run. Which two market structures have that situation? Sir, monopoly and oligopoly. ओए उल्टा बोल रहे हो। Firms earn abnormal profit in short run and normal profit in long run. Which two market structures? कौन से हैं जिनमें ये काम है? Perfect competition and monopolistic competition. Abdullah, great improvement. Shabash. Perfect competition, monopolistic competition. Because of low barriers to entry. Very good. अच्छा जी. Which market structure is most efficient dynamically? Monopoly. Very good. इंशाल्लाह. Perfect competition. नहीं, perfect competition dynamically totally inefficient है। उसमें तो homogeneous goods हैं बेटे, innovation है ही नहीं। मोनोपलीज के एबनॉर्मल प्रॉफिट होते हैं शॉर्ट रन लॉन्ग रन में, वो री इन्वेस्ट करके इनोवेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस दोनों लाते हैं। क्लियर हो गया अब्दुल्ला? सर एक क्वेश्चन था। जी। सर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होमोजेनियस भी होते हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स दोनों होते हैं ना? मोनोपोलिस्टिक में डिफरेंशिएटेड इज द डिस्टिंग्विशिंग फीचर। यस, क्योंकि सर एमसीक्यूज में यूजुअली वो डिफरेंशिएटेड सिमिलर एंड डिफरेंशिएटेड, नॉट होमोजेनियस। ठीक है। राइट सर। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को एक ग्राफ बना के दिखा रहा हूं। हमने मार्केट स्ट्रक्चर भी रिवाइज किए हैं। आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे ये कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर है और वो क्या कमा रहा है। जी, कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर है और क्या कमा रहा है? Monopolistic competition है सर। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बिकॉज ऑफ अ हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व। और कितना एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है? PAE0C। शाबाश, वेरी गुड। आई थिंक ये आप लोग कर लोगे, राइट? कभी कभी वो एक जरा ऑड सा एमसीक्यू देते हैं कि फर्म मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट थ्रू रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। फर्म मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट थ्रू रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। ठीक है जी। अब वो आपको ग्राफ लगा के देगा। ठीक है, अब बच्चे क्या करेंगे? MCMR वाली आउटपुट ले लेंगे कि ये आंसर है। उसने कहा था थ्रू रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, तो आपने आउटपुट लेनी है Q1, क्योंकि MR 0 है उस वक्त MC आपका 0 होना चाहिए। फॉलो कर रहे हैं लॉजिकली? वो है, सॉरी उसमें MC का बनाएगा नहीं, वो कहेगा कौन सी आउटपुट पे रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो रहा है। मैं दोबारा सही कर दूं, Q0 पे या Q1 पे, किस पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है? फर्म इज मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट थ्रू रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, तो Q1 चूज कीजिएगा। और वो पूछे इसमें MC कितना है, तो बोलिएगा MC 0 है बिकॉज MR 0 पे रेवेन्यू मैक्सिमाइज होता है। इस तरह के ट्रिक्स वो आपको डालेगा। यही क्वेश्चन वो कहे अ फर्म्स ओनली कॉस्ट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, वेयर वुड इट्स प्रॉफिट बी मैक्सिमाइज? फिर Q1 पे होगा, क्योंकि अगर फिक्स्ड कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल होती हैं, इसके मतलब है मार्जिनल कॉस्ट 0 है।
ये कर्व ही आपका MC बन गया। क्लियर होगी मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन? सर लास्ट पॉइंट समझ नहीं आया। ओके मेरे बेटा, देखो उसने कहा था फर्म ओनली हैज वन कॉस्ट विच इज फिक्स्ड, यानी वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, तो उसकी मार्जिनल कॉस्ट जीरो है। वेयर वुड इट मैक्सिमाइज प्रॉफिट? तो MR जीरो वाली आउटपुट लीजिएगा, क्योंकि MC MR ठीक है सर। दोनों जीरो होंगे। यस, चले अच्छा जी, माइक्रो 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 प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, कुछ जरा वो कर लेते हैं कैलकुलेशंस। चले मैं आपको एक्चुअल क्वेश्चंस कुछ दिखाता हूँ। Where is the Kamran Malik Wari book? My request is please ये बुक खुद कर लो, ये वाली इमरान दीप वाली जो भी आपके पास हैं टॉपिकल MCQs खुद कर लो बच्चों। मैं आपको 3 साल के पेपर के लिए 2.5 साल के तो करवा ही रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला इट शुड बी क्वाइट इजी। राइट जी, ये करवाता हूँ आपको मैं। A firm earns supernormal profit when its profit is above that earned by competing firms, needed to cover its fixed cost, needed to keep the firm in production in short run, required to keep its resources in their present use. Anyone ji? बी। फिक्स कॉस्ट कवर करना तो मेरा बेटा कोई क्राइटेरिया नहीं है, टोटल कॉस्ट कवर होनी चाहिए। प्रॉफिट तभी बनता है ना, सुपरनॉर्मल प्रॉफिट। D is the correct option, required to keep the firm its resources in their present use. प्रेजेंट यूज में रिसोर्सेज कब रहते हैं? जब कम से कम फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही हो, वरना वो एग्जिट कर जाती है। अगर नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर बना रही है तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। आर यू गेटिंग द पॉइंट हियर? एवरीबडी, आर यू क्लियर? जी सर। Number 2, which of the following would not appear in a firm's financial accounts but would be included in economist's calculation of the cost incurred by the firm? Economist और accountant की cost में क्या फर्क है? दो opportunity cost, implicit cost, anyone? सर बी सर। The rent. क्या कर रहे हो अब्दुल्ला? सर B, interest foregone, interest foregone, शाबाश, good। ये तो आसान है, इसको मैं जरा skip मार रहा हूँ। हाँ, ये कॉमन क्वेश्चन है नंबर 6, बल्कि नंबर 5 भी। नहीं, वो तो अकाउंटेंट वाला है, आसान है। 6 देखें, डायग्राम शोज हाउ अ फर्म्स एवरेज प्रॉफिट एंड मार्जिनल प्रॉफिट वेरी एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट। एट विच लेवल ऑफ आउटपुट डज द फर्म मैक्सिमाइज टोटल प्रॉफिट? इकोनॉमिक्स में जब भी मार्जिनल जीरो हो, टोटल्स मैक्सिमाइज। कहाँ पे मार्जिनल प्रॉफिट जीरो हो रहा है? सर सी। सी, एब्सोल्युटली। किसी को प्रॉब्लम आ रही हो इस क्वेश्चन में? याद रखिएगा, सबसे पहले मार्जिनल्स गिरते हैं, फिर एवरेजेस और फिर टोटल, ये भी याद रखिएगा। जैसे हमने मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट का रिलेशनशिप देखा। 7G, व्हेन विल अ फर्म इन परफेक्टली कंपेटिटिव इंडस्ट्री सीज टू प्रोड्यूस इन शॉर्ट रन? जब उसकी वेरिएबल कॉस्ट कवर नहीं हो रही। तो हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन है। इफ टोटल रेवेन्यू इज लेस देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑप्शन डी। समझ आ रहा है मेरे बच्चों? जी सर। ओके, लेट्स स्किप दिस टॉपिक, ये आसान वाला है। लेट्स गो टू सम व्हाट्स इट कॉल्ड, जरा वेरिएबल कॉस्ट वगैरह के चैप्टर पे जाते हैं। नहीं, यस दिस इज द वन। फिर कंपटीशन आ गया, चलें। मैं तो कॉस्ट पे जाना चाह रहा था, लेकिन चले एक आधा क्वेश्चन करके। हाँ, यही शायद, लेट मी सी। काफी डिटेल दी इसने, उसके बाद आएंगे क्वेश्चंस। जी, new technology makes it possible to produce more of a good at every given price. What effect will this have on equilibrium price and output in a competitive industry? नई टेक्नोलॉजी आई है,
जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई है, ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, क्या इफेक्ट आएगा? सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, प्राइस पे और आउटपुट पे। एनीवन? डी। रॉन्ग। एनीवन? सप्लाई बढ़ेगी नहीं? बढ़ेगी तो प्राइस क्या होगी? सर बी। डिक्रीज। नो। हाँ, प्राइस बी प्राइस डिक्रीज, आउटपुट इंक्रीज। यस, समझ आ गया है अब्दुल्ला? जी सर। ओके जी, राइट। ये इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं है, ये कर लेते हैं, नंबर 3 देख लेते हैं। A perfectly competitive firm is producing 2000 boxes of biscuits per week, which it sells for 2.5 per box. Table shows the firm's cost, fixed cost, variable cost, marginal cost दी हुई है. In short run, what should the firm do to maximize its profit or minimize its losses? तसल्ली से देखो कहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है, क्या करना चाहिए फर्म को, तसल्ली से देख लें। सर बी। नो बेटे, बहुत सिंपल है। हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में क्या सीखा हुआ है? MC इज इक्वल टू MR। हर बॉक्स वो बेच कितने पे रही है? 2.5 पे। MR 2.5 है, मार्जिनल कॉस्ट टेबल में दी हुई है 2.5, ऑलरेडी प्रॉफिट मैक्सिमाइज है, मेंटेन इट्स आउटपुट एट प्रेजेंट लेवल। गॉट इट मेरा बेटा? जी सर। हाँ, तो प्लीज इसको जरा थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, इतने मुश्किल नहीं होते। A perfectly competitive firm is currently producing at a level of output where its marginal cost is above average total cost but below market price. ग्राफ बनाना पड़ेगा. What would be the effect on price and output if the firm were to maximize its profit? कोई ट्राई करना चाह रहा है या मैं बना के दिखाऊं? मैं चाहता हूं आप लोग जरा देखें इसको। मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को कट करके ऊपर चली गई है, लेकिन प्राइस यानी डिमांड कर्व से अभी तक नीचे है। कहां अब प्रोड्यूस क्या करे कि मैक्सिमाइज कर सके प्रॉफिट? आउटपुट पे और प्राइस पे क्या असर पड़ना चाहिए? मैं बना के दिखाता हूं, ये देखें। दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। अगर आप लोग कॉन्फिडेंस से बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक रखो, जैसे उसने वो स्टेटमेंट दी आप ग्राफ बना देते। परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड इज AR एंड MR। एवरेज कॉस्ट हमने लगाई। अब उसने क्या कहा है, फर्म कहां प्रोड्यूस कर रही है? जहां उसकी मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से ऊपर है लेकिन प्राइस से नीचे है, यहां प्रोड्यूस कर रही है। टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट उसे क्या करना चाहिए? MCMR पे प्रोड्यूस। आउटपुट क्या होगी? इंक्रीज। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस चेंज नहीं होती क्योंकि प्राइस टेकर्स हैं। सो द ऑप्शन वुड बी डी। अब समझ आ गया मेरे बच्चों? थोड़ा सा एफर्ट करें इन पे, टॉपिकल पे। आज मैंने आपको मैक्रो के मोटे मोटे कुछ करवाए हैं, थोड़ी सी खुद एफर्ट करें। कल मैं यही काम मैक्रो के साथ करूंगा। माइक्रो हो गया, सो दैट्स अबाउट इट। आई थिंक वी शुड क्लोज द क्लास। एनी क्वेश्चंस प्लीज डू शूट। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर। अच्छा, मार्केट कंसंट्रेशन पे था कि अगर फॉर हाँ। इंस्टेंस 25% मार्केट शेयर है, सर वो एक फर्म का होता है या जो डोमिनेटिंग 4 या 5 फर्म्स होती है डिपेंड उनका करता है। अगर उसने कहा है 4 फर्म कंसंट्रेशन रेशियो तो 4 टॉप फर्म्स। सर क्वेश्चन में लाइक 4 डोमिनेटिंग फर्म्स है, उनका फिर 4 क्या है? 25% 4 का मिला के, तो मतलब चारों का मिला के। हाई कंसंट्रेशन रेशियो मींस चंद फर्म्स के हाथ में मार्केट शेयर स्क्वीज्ड है। लो कंसंट्रेशन रेशियो मींस छोटी छोटी फर्म्स है, उनके पास छोटा छोटा मार्केट शेयर है। समझ आ गई? मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं। कंसंट्रेशन होती है तो मतलब बैरियर्स टू एंट्री ज्यादा होती है। Yes, absolutely. In airline industry, top 5 firms of Europe have 50% of market share, whereas their market share in American market is 70%, where concentration ratio is higher. सर जो दूसरी मार्केट अमेरिका में, ठीक है। इस तरह क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सो
होपिंग दैट यू विल कीप अटेंडिंग. आज कुछ अटेंडेंस बेहतर थी. अच्छा बच्चे बहुत चले भी गए. चलें फिर भी आज कुछ बेहतर थी. आई एम हैप्पी. सो कीप अटेंडिंग एंड इंशाल्लाह कीप लर्निंग एंड प्लीज बी मोर कॉन्फिडेंट. MCQs P3 are more about confidence in knowing the basic concept. That's all. एक क्विक स्किम रिवीजन मेरी पावर रिवीजन क्लासेस देख लो एंड यू विल बी फाइन इंशाल्लाह. राइट जी, मैं क्लास ऑफ कर रहा हूं अनलेस यू हैव अ क्वेश्चन. मैं इसको रिकॉर्डिंग को अपनी सेव कर रहा हूं. अल्लाह हाफिज.